अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, तो इसमें आज आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके यूपी+ के एग्जाम से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी, तो यहाँ पर अगर बात करें कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आपकी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आपकी वैक्यूम ट्यूब पर। और कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो मानी जाती है वह आपकी 1942 से 1955 तक मानी जाती है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये पहली पीढ़ी के ही कंप्यूटर थे जो भारी वैक्यूम और ट्यूब आधारित थे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, जो इसमें स्टोरेज के लिए प्रयोग होता था, जो स्टोरेज प्रयोग होती थी स्टोरेज, उसकी अगर बात करूँ यहाँ पर तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, स्टोरेज का प्रयोग होता था, तो मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग इसमें होता था, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे और ये पंच कार्ड पर आधारित होते थे। ठीक है, अब देखिए चौथी पीढ़ी की अगर यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर चौथी और तीसरी की, तो दूसरी पीढ़ी, अगर दूसरी पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी आपकी कब से कब तक है, तो प्रथम पीढ़ी आपकी 1942 से 1955 तक। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ चलिए देखिए यहाँ पे अगर बात करें ENIAC EDBAC की पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है, तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, यानी कि अगर बात करूं तो ये आपके, अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, और इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखिए दोनों ही जो कंप्यूटर थे ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो इन दोनों के बाद तो ये आपके प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है JW माचाली, तो JW माचाली और प्रोफेसर इकट द्वारा निर्मित प्रथम याकांतिक पुर्जे रहित कंप्यूटर का नाम क्या था, तो JW और प्रोफेसर इकट द्वारा जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो JW माचाली और प्रोफेसर इकट द्वारा प्रथम निर्मित जो कंप्यूटर था वो आपका ENIAC था। ठीक है, ENI इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। ठीक है, और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको भी यहाँ पर नोट करना क्योंकि आपका ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका नाम एनिक दिया गया था। एनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु तोपखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका जो पहला प्रयोग क्यों किया गया था वो हाइड्रोजन बम संबंधी गणना के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की अगर बात करूं तो ये आपकी दूसरी पीढ़ी जो थी आधारित थी वो आपकी वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था दूसरे उसमें। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को नोट कर लेना यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करना ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। देखिए तो यहाँ पर अगर बात करूँ कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी के उसमें कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? आपके ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, और जो इसका प्रयोग हुआ था, इसका प्रयोग की बात करूं तो इसका प्रयोग कब हुआ था? आपका वर्ष 1956 में। ठीक है, क्योंकि 1942 से आपकी 1955 तक पहली पीढ़ी थी, और 1955 के बाद आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हुए थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था? तो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में आपका ट्रांजिस्टर का, और तीसरी यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तीसरी पीढ़ी में तो इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ये आपका जो इंटीग्रेटेड थी ये तीसरी पीढ़ी के में थे। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में थे, ये आपके तीसरी पीढ़ी में थे, और दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का, ये आपका पहली पीढ़ी में थे वैक्यूम ट्यूब का, और चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का, चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का उसकी सबसे महत्वपूर्ण फायदा जो है ये अत्यंत उच्च विश्वसनीयता होती है इनमें। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? आपकी आईसी। ठीक है, तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र पर आधारित होती है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है। आईसी में जो सभी घटक होते हैं वो एक साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सोल्डरिंग जोड़ जॉइंट नहीं होते हैं। उच्च विश्वसनीयता होती है। आईसी का आविष्कार जो किया था, आईसी का आविष्कार की अगर बात करूं तो इसका आविष्कार, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, तो इसका आविष्कार जे.एस. किल्वी ने किया था। जे.एस. किल्वी ने किया था। ठीक है, तो जे.एस. किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, किसमें किया गया था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, तो इनका विकास कब हुआ? अब इनके विकास की अगर यहाँ पे बात करें तो इनका विकास 1958 में हुआ। ठीक है, 1958 में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है तो किसके प्रयोग से हो चुका है? तो ये है आपका, यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के कारण। तो यहाँ पे अगर बात करूँ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के कारण, तो यहाँ पर इसको नोट करना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के कारण, सर्किट चिप्स के कारण, जिसे बोलते हैं समकालित परिपथ चिप्स। ठीक है, तो लघु रूपण संभव हो सका है तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण इसमें आपका इसके उपयोग से ही कार्य क्षमता में कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो IBM 360 तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं? तो ये आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी गति से कार्य करते थे। ठीक है, IBM 360, IBM 370 और ICL, एक था ICL 1900। ठीक है, ICL 1900, ICL 2900। तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए आईसी के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ वर्गीकरण की, वर्गीकरण और ट्रांजिस्टरों की संख्या की, यहाँ पे अगर बात करूँ ट्रांजिस्टरों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए SSI जो वर्गीकरण करते हैं SSI में, तो इसमें 100 से कम ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, 100 से कम ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके बाद MSI, तो MSI में जो वर्गीकरण करते हैं इसमें 100 से आपके 100 से कम, ठीक है, 100 से 1000,
100 से 1000 के मध्य होते हैं। उसके बाद होता है LSI। तो LSI में ट्रांजिस्टर संख्या जो होती है आपकी वो 1000 से 10,000, सॉरी 1 लाख, तो 1000 से 1 लाख, ठीक है। उसके बाद BLSI, तो BLSI में जो होती है वो होती है 1 लाख से अधिक, ठीक है, 1 लाख से अधिक। उसके बाद आता है इसमें आपका ULSI। इसमें जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो 1 मिलियन से अधिक होती है, ठीक है, 1 मिलियन से अधिक होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का जो पूर्ण रूप है वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे बोलते हैं एकीकृत पथ, ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी इसे जाना जाता है और ये एक आपका अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना होता है। ये कैसा बना होता है? अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र और पैसिविक कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो चिप बनी होती हैं वो काय की बनी होती है? तो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। तो संगणक के लिए आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं और चिप्स सिलिकॉन की एक पतली चिप्पी जिसे पर विशेष प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं अर्धचालक पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। सिलिकॉन जैसे किसी अर्धचालक चिप पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में भी किया जाता है आईसी चिप का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो इसमें से कौन सा तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का जो है वो कौन सा है? यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कौन सा तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो ये आपका समेकित परिपथ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अवयव है जो आपका सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसका आविष्कार जो हुआ था तो 1958 में हुआ था, जिसके कारण ही आज, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर के प्रयोग के उस पे बाद समेकित परिपथ यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन की अगर बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मतलब एक सिलिकॉन एक आपका अर्धचालक है, ठीक है। कैसा है? अर्धचालक पदार्थ है आपका, ये अर्धचालक पदार्थ। तो ये आपका अर्धचालक पदार्थ होता है, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिलिकॉन। और देखिए इसमें जो अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है और नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त ICS है। तो सामान्यतः प्रयुक्त ICS, देखिए इसकी बात करूं तो ये मोनोलिथिक होता है, ठीक है। तो मोनोलिथिक होता है, इसे माइक्रोचिप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी की बात करूं यहाँ पर सामान्यतः ICS, तो ये मोनोलिथिक है, ठीक है। तो इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। और आईसी चिप जो होती है आपकी वो सिलिकॉन की बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, माइक्रोचिप के नाम से भी इसे जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, तो वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका, अगर उसकी बात करूं तो वो आपका चिप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? चिप कहलाता है, जिसका प्रयोग कार में करते हैं आईसी, ठीक है। तो बनाने में होता है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए होता है और उस पर विशेष प्रकार के सर्किट बने होते हैं और इसमें अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा
बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें जो वो किया जाता है आपका सिलिकॉन का। ठीक है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक जिसे बोलते हैं आईसी सर्किट, तो उसमें सिलिकॉन नामक रासायनिक तत्व है जो आपका टेट्रावेलेंट उपधातु है का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है? तो कौन सी पीढ़ी के बदल दिया है? तो ये आपका 4th पीढ़ी के कंप्यूटर की उस जनरेशन में। ठीक है, तो 4th जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास कब हुआ था? अगर 4th की बात करूं तो आपका 1971 से 1980 के मध्य है। ठीक है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। और इस सर्किट में जो होते हैं, देखिए इसमें VLSI सर्किट में अगर बात करूँ यहाँ पर, तो इस सर्किट में 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लगभग इसमें 5000 ट्रांजिस्टर होते हैं, 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, एलिमेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बताना है, पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक प्रयोग कर विकसित किए गए हैं। तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? देखिए, तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो काल रहा है वो आपका 1971 से, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, 1989 तक। और इसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह, जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उसकी जगह आपका VLSI। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी में आपका VLSI और आपका ULSI का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें लगभग लाखों चिपों को संग्रहित किया जाता। VLSI जो तकनीक का उपयोग करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर का आकार कम और क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है? तो कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है निम्नलिखित में से? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट और रिसीव आदि में उपयोग की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? देखिए इसकी अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, तो पहला तो ये जो बनाया गया था तो ये आपका इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपका 1969 में। ठीक है, 1969 में हुआ। एक 4 बिट प्रोसेसर में अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए एक 4 बिट, अगर कोई 4 बिट प्रोसेसर है, प्रोसेसर, और ये जो होता है एक, ठीक है, तो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है एक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, 4 बिट और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है एक माइक्रो प्रोसेसर 1969 में। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना इसको। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग जो होता था वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है? तो आपकी 1956 से 64 तक, 1956 से 1964 तक मानी जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को
घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप जिस गति से निर्धारित करता है उसे घड़ी की क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड जो होती है क्या कहते हैं इसे हम, क्लॉक स्पीड। तो यहाँ पर इसको भी नोट करें, ये भी देता है आपका क्लॉक स्पीड भी दे देता है, इसकी जगह घड़ी की गति की जगह आपका क्लॉक स्पीड भी लिख सकता है। ठीक है, और क्लॉक स्पीड जो मापी जाती है, क्लॉक स्पीड किस में मापते हैं, क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो आपकी मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, मेगा हर्ट्ज और आपकी गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है। तो एकीकृत के संबंध में VLSI का जो पूर्ण रूप होता है तो ये होता है आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो वेरी लार्ज इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर में, ग्राफिक कार्ड में, सेल फोन में, चिप के रूप में और ऑटोमोबाइल एम्बेडेड प्रोसेसर आदि में होता है इसका प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता, तो इसमें किया जाता IC चिप का प्रयोग। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आपको पता ही होगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से, आपके 1976 से 1989 तक। और इस समय कंप्यूटर में जो थी LSI की जगह LSI IC की जगह, ठीक है, IC की जगह VLSI और आपकी VLSI और आपकी ULSI का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो VLSI तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा है, जो कंप्यूटर का आकार कम हो गया। कंप्यूटर में आपका VLSI का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपका VLSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। चलिए अगर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए, तो डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर आरोही क्रम की अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, फिर आपका मिनी कंप्यूटर, फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनके अनुसार आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाला प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से अधिक तथा मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होता है और ये आपका बैंक कंपनियों में प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी से अधिक तथा सुपर से कम शक्तिशाली होता है और ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर होता है और ये आपका व्यापार प्राइवेट सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यहीं पर इसको विराम देते हैं, यहीं पर कल इसमें आगे पढ़ेंगे, इससे जो आगे के क्वेश्चन हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन जब तक आपके इसमें कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, मैं आपको रोज़ इसी तरीके से कंप्यूटर के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।